चलो तो स्टार्ट करते हैं। नहीं, पेन का कलर कुछ अच्छा ले लेते हैं ना, ब्लैक में। एटीन सेवेंटी टू। ऑफकोर्स आपको नाम से लग रहा है कि ये जो एक्ट है वो कौन से ईयर में आया था, 1872 में आया था। तो 1872 में जो इंडिया था वो तो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है कि ये जो एक्ट है ये हमने नहीं लिखा है ना, ये ब्रिटिशर्स ने लिखा था। बट जब इंडिपेंडेंस के बाद हमें लगा कि हमें कंट्री को कैसे चलाना है, तो कुछ लॉज हमने कट कॉपी पेस्ट कर लिए है ना। तो ये लॉ है इंग्लिश लॉ, लेकिन ऑफकोर्स हम इंडियन में इसको पढ़ते हैं क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत सारे लॉज अडॉप्ट कर लिए थे है ना। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तब इस एक्ट में टोटल जो सेक्शन थे वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 238 तक के सेक्शंस थे, है ना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ तो इन इस सेक्शन में इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो इतने सेक्शन थे। बट अब आज की क्लास में हम बात करें तो इस इन सेक्शंस में 1 से लेके 238 तक के सेक्शन में हमने इसमें दो एक्ट निकाले हुए हैं। एक तो हम ICA पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एक पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोग पढ़ने वाले हैं, और एक होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि मैम है तो ये एक एक्ट, यस, बट 1930 में ऐसा हुआ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने कहा कि भाई हमें अपनी अलग इंपॉर्टेंस चाहिए। तो इसके लिए ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ सेक्शंस को कट कॉपी पेस्ट करके एक अलग एक्ट बना दिया गया। और सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 1 कितना 123 तक के जो सेक्शंस थे, 123 तक के जो सेक्शंस थे, इनसे बनाया हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं 76, यस। अब सुनेंगे ध्यान से, 76 टू 123 तक के सेक्शन जो थे वो चले गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हमने दो पार्ट में तोड़ा। फर्स्ट पार्ट को हमने नाम दिया बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट, और दूसरा हो गया हमारे लिए एडवांस पार्ट। बेसिक पार्ट में जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक के सेक्शंस को पढ़ेंगे। एंड एडवांस पार्ट में 124 से लेके 238 तक के सेक्शंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में। तो अभी ये है, ऑफकोर्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हमारे सिलेबस में हमें ये पढ़ना है ना। ओके, अभी तक क्या था ओल्ड सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो पढ़ते थे, ये एज इट इज आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होता था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बेसिक पार्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के सेक्शंस को पढ़ते थे। लेकिन ऑफकोर्स ये जो एडवांस पार्ट था हम इसे नहीं पढ़ते थे, हम इसे पढ़ते थे इंटरमीडिएट में। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों को पता है 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो गया और अब आ गया न्यू सिलेबस। तो अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूँ, ऑफकोर्स अब आप जितने स्टूडेंट हो हमारे पास वो न्यू सिलेबस के हो, तो न्यू सिलेबस में अब जो ये जो एडवांस पार्ट है ना ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पहले ये एडवांस पार्ट हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, अब ये एडवांस पार्ट आपको फाउंडेशन लेवल में पढ़ना है, ठीक है ना यार। ओके, तो ये तो हम अभी बात नहीं करेंगे, इसको तो मैं बाद में स्टार्ट करूंगी। हम लोग फिलहाल आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पहले बेसिक पार्ट पढ़ेंगे एंड साइड बाई साइड हम लोग एडवांस खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हमने बेसिक पढ़ा फिर कोई और एक्ट पढ़ा फिर हमने एडवांस पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बैक टू बैक खत्म करेंगे, बट ऑफकोर्स पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले जब भी किसी एक्ट को पढ़ते हैं ना तो हम उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी समझ लेते हैं कि वो एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो हमारा ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो होल ऑफ इंडिया पे होती है। आई बात समझ में, ये एक्ट पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। पहले क्या था, 2019 के पहले, अगस्त 2019 के पहले ये जो एक्ट था ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पे, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता था, जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था। बट ऑफकोर्स आपको पता है कि 2019 अगस्त ऑनवर्ड हम लोगों ने क्या किया, आर्टिकल 370 को अमेंड करके आर्टिकल 370A कर दिया, और अब जम्मू एंड कश्मीर कम्प्लीटली इंडिया का पार्ट है। मतलब पहले भी इंडिया का पार्ट था बट ऑफकोर्स उसको थोड़ी सी स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नॉर्मल जैसे अदर यूटीज़ हैं वैसे ही वो भी है हमारे लिए, और जितने भी इंडिया के लॉज हैं वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होते हैं। आई बात समझ में। ओके, दूसरा, ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा ये कौन सी डेट को आया, तो ये एक्ट हमारे पास आया था 1 सितंबर 1872 को, है ना।
आपको ये डेट ध्यान में रखना है कि जो एक्ट है ये 1 सितंबर 1872 को हमारे वहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो चलो अच्छा टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे। वैसे तो हम आम जिंदगी में एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को एक ही समझते हैं। एग्रीमेंट नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, यार एग्रीमेंट है कि नहीं है, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी परचेज करी एग्रीमेंट कर लेना यार, है ना, कोई ट्रांजेक्शन करी एग्रीमेंट कर लेना वरना बाद में दिक्कत होगी। तो लोग ऐसे कहते हैं, आप लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे एग्रीमेंट एग्रीमेंट, है ना। तो आम भाषा में जो एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको लोग एक ही समझते हैं, बट ऑफकोर्स हम आपको टेक्निकल बातें बताएंगे। तो टेक्निकल बातों में सब चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सीधे से सीधे यही से बात करते हैं ना, सीधे सीधे यही से बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बता देती हूँ क्या है। यार कोई टर्म होता है ऑफर, मुझे नहीं पता क्या होता है ना, बस अभी इतना समझो कि कोई टर्म होता है जिसको हम ऑफर बोलते हैं। एक कोई टर्म होता है उसको ऑफर बोलते हैं, और एक टर्म होता है उसको हम लोग एक्सेप्टेंस बोलते हैं ना। और ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिलते हैं तो फिर ये बनाते हैं एग्रीमेंट। मतलब ये जो दो टर्म है ये अगर आपस में मिल जाएं तो ये क्या क्रिएट कर देंगे? एग्रीमेंट। और अगर इस एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए तो फिर फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो मैंने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिलते हैं तो ये एग्रीमेंट को क्रिएट करते हैं, और अगर एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आम भाषा में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को हम दोनों ने एक ही समझते हैं, बट ऑफकोर्स अभी आप लोगों ने देख लिया कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, कि एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी आएगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, है ना। तो अब मैं तुम लोगों को सिखा देती हूँ कि ये टर्म क्या है, ऑफर क्या है या ये एक्सेप्टेंस क्या है ना, इसको सिखा देते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में डिफाइन किया जाता है। हम 2H, 2 के साथ जब भी बगल में कोई भी फिगर लिखी होगी तो उसको हम लोग क्लॉज बोलेंगे। तो हम लोग बात करें सेक्शन 2 क्लॉज H। तोड़ दिया फोन, वेरी बैड यार। किसका फोन था? अंदर रख लो, अंदर रखो सबके फोन। क्या तुम लोगों के इतने इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं क्या? इतना जोर का, ये 2.5 किलो का हाथ ना तुम्हारे पास जब पड़ेगा ना तो तुम 2.5 kg का रह जाएगा। रखो फोन अंदर, रखो फोन अंदर, चलो नौटंकीबाज। तुम अच्छी बच्ची हो मेरी, तुम सबसे प्यारी बच्ची हो। मुझे पता है ये आयुष और अभय की सबसे ज्यादा स्नैप आती है। आ जा, चलो। ओ, वैसे योगी जी की बात ही अलग है ना, उनका ऑरा ही कुछ अलग है, क्यों? अरे एकदम, मतलब योगी जी और मोदी जी का मतलब ऑरा ही अलग है। अगर आप उनकी ना एक रेडियस, उनकी परिधि में आ जाओ ना, तभी तो ना भावनाएं ही बदल जाती हैं, मतलब क्या बात है यार। आ जाओ, चलो, ए आ जाओ। तो सेक्शन, अभी समझो ध्यान से प्लीज। मोस्ट ऑफ द एक्ट का सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने बता दिया आप लोगों को, सेक्शन 1 क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे। एंड मोस्ट ऑफ द एक्ट के जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बताने, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सिखाने जा रही हूँ, फिर मैंने उसके नीचे लिख रखा है सेक्शन 2H। सेक्शन 2H का मतलब है मोस्ट ऑफ द एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो हमेशा डेफिनेशन के बारे में बात करता है ना। जैसे आप LLP एक्ट पढ़ोगे, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, है ना, आप नेगोशिएबल, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे। इन सभी एक्ट में आप देखोगे कि सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशन लिखी होती है। मैम डेफिनेशन क्या होती है? किसी पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या होता है, उन टर्म को हम जब डिफाइन करते हैं उनको उस एक्ट के अनुसार कि उस एक्ट में उस शब्द का मतलब क्या होगा, है ना। तो जब वो एक्ट उसको डिफाइन करता है तो उसको हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं ना। और डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? सेक्शन 2 में मिलेगी, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, बट ऑफकोर्स मैंने अभी डेफिनेशन नहीं लिख रखी है, अभी सिर्फ सेक्शन लिख रखा है। मैंने बताया ये, मैंने ये बनाया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो मैंने कहा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब आपस में मिलेंगे तो ये एग्रीमेंट बनाएंगे, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर। यार ये ऑफर क्या होते हैं? तो ऑफर को डिफाइन करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज A में, ऑफकोर्स, लेकिन मैं अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी सिखाऊंगी कि ऑफर क्या होते हैं ना, फिर आप सीख जाना एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, फिर आगे की बातें कर लेंगे। ओके, बात करते हैं ऑफर क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, ऑफर और प्रपोजल एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। ऑफर और प्रपोजल एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। ऑफर नहीं सुना होगा, प्रपोजल तो सुना होगा, क्यों?
18 बरस के हो गए हो, किसी को प्रपोज किया होगा, कभी प्रपोजल मिल गए होंगे, ऐसा नहीं हुआ? नहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा मैं समझ सकती हूँ कि नहीं हो सकता यार। ओके कभी किसी को प्रपोज किया या रचित? कभी किसी को प्रपोज नहीं किया? कितने साल के हो गए? झंड है तुम्हारी जिंदगी। अमान कभी किसी को प्रपोज किया? किसी को नहीं किया। कभी प्रपोजल मिला? तुम बताओ कभी? ये क्या मतलब जिसने प्रपोज किया वो अच्छा बच्चा नहीं है क्या? ये कहाँ किसने बताया ये? इसका क्या नाम है? कभी किसी को प्रपोज किया भैया? हाँ हाँ दुनिया को पता प्रपोज किया। क्या कहा था? मतलब मुझे प्रपोजल ही तो समझाना है आप लोगों को, अगर भैया समझा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ जी भैया। हाँ क्या कहा था? अच्छा रील भेजी थी। अच्छा ओके। रील भेजने से कौन कौन किसको प्रपोज करता है यार? हाउ बोरिंग। ये एक तरीका। अच्छा रील भेजने के बाद प्रपोज किया जाता है? सिंपल क्या बोला था? नहीं मुझे बच्चों को सिखाना है प्रपोजल क्या होता है, तो अगर मेरे को लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं वो लाइव एग्जाम्पल से सिखा देगी ना। 3 मैजिकल वर्ड देखिए ये घसीट के मारूंगी मैं तुम्हारे को 3 मैजिकल वर्ड्स। चलो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आओ चलो देखो ध्यान से। ओके तो अभी समझते हैं ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है। जनरली मैं अगर बात करूं प्रपोजल की, प्रपोजल क्या होता है कि जब भी कोई हम स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट किसी पर्सन को फॉर्म करते हैं और वो स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी पर्सन की कंसेंट लेना होता है, इच्छा को प्राप्त करना होता है, तो वो स्टेटमेंट हमारे लिए ऑफर कहलाता है। when one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing something, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए कोई स्टेटमेंट फॉर्म करता है, तो इस सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं या प्रपोजल बोलते हैं। जैसे विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, है ना? तो जैसे मैंने कहा विल यू मैरी मी, तो अब इस स्टेटमेंट में सामने वाली पार्टी को हम बोल रहे हैं और उसकी इच्छा को, उसकी विलिंगनेस को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है ये एक ऑफर सेंटेंस बन जाएगा हमारे लिए, है ना? जैसे कि यहाँ पे देखते हैं यार ध्यान से, है ना? एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा कि मिस्टर वाई विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मिस्टर वाई विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख, क्या आप मेरी कार परचेज करेंगे 2 लाख रुपए में? तो अभी मिस्टर एक्स, आपने ये स्टेटमेंट देखा, इस स्टेटमेंट में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को फॉर्म किया है और बोला है कि क्या आप मेरी कार परचेज करना चाहते हो। इसका मतलब है क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की विलिंगनेस ऑप्ट करना चाहते हैं। तो जब भी किसी स्टेटमेंट में कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को ऑप्ट करना चाहता है तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। आई बात समझ में? ऑफर समझ में आए? ऑफर और प्रपोजल एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, तो मुझे लगा शायद तुम लोग प्रपोजल मुझे बता दो यार, है ना? भैया ने बताया भी कि प्रपोजल क्या होता है, तो मैंने भी आपको उसी लैंग्वेज में बता दिया फिर, है ना? कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट हम किसी पर्सन को फॉर्म करते हैं और उस स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? किसी पर्सन की विलिंगनेस को ऑप्ट करना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर। आई बात समझ में? अच्छा अब फिर क्या हुआ, ये जो पर्सन जिसने ये स्टेटमेंट फॉर्म किया इसको प्यार से टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ऑफरर। ये जो पर्सन होता है इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑफरर, और ये जो पर्सन जिसको स्टेटमेंट फॉर्म करता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी। ठीक है? तो ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर किया और ऑफरी ने जब इस पर कहा कि यस यस मिस्टर एक्स आई विल परचेज योर कार, जब इसने यस कह दिया तो ये ऑफर सेंटेंस था, ये ऑफर था मेरा, ये मेरा एक्सेप्टेंस हो गया, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो फाइनली क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बनता है। बोल भाई इतनी कहानी समझ में आती है? एग्रीमेंट समझ में आया क्या होता है? तो मैंने कहा कि एग्रीमेंट क्या होता है, तो ऑफर, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपस में मिलते हैं तो भी एग्रीमेंट बनाते हैं, और अगर इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी है तो फिर फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फोर्सिबिलिटी जैसे सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है, इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब होता है
मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई मेजर होने चाहिए, इनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये इनकी जो ये डिस्क्वालीफाइड पर्सन नहीं होने चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उस एक्टिविटी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स मिस्टर एक्स मेजर है, अडल्ट है, मिस्टर वाई भी अडल्ट है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक प्रपोजल किया है, सेल और परचेज करना तो बुरी बात है नहीं, तो मिस्टर वाई ने एक ऑफर किया है सेल का कि वो अपनी कार बेचना चाहते हैं, मिस्टर वाई उनकी कार परचेज करना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, प्राइस भी क्लियर है, कार भी क्लियर है, तो अनसर्टेनिटी भी नहीं है, यानी सब कुछ क्लियर है, यानी कि इन्फॉर्सिबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट में अगर हमें इन्फॉर्सिबिलिटी मिल जाती है तो फाइनली ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 क्लॉज एच के अकॉर्डिंग बताऊँ आपको, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन होती है एन एग्रीमेंट which is enforceable by law is a contract। समझता है? An agreement which is enforceable by law is a contract। आई कहानी समझ में? तो क्या आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया कि एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है ना। और एग्रीमेंट कैसे बनते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। और ऑफर क्या होते हैं? जैसे हम आम जिंदगी में देखो ना, कितनी बार लोगों को प्रपोज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, खुशी क्या आज तो मेरे साथ स्टारबक्स की कॉफी पीने चलोगी? ओके, तो मैंने खुशी को प्रपोज किया है ना, ये रचित कह रहा मुझे क्यों नहीं प्रपोज किया यार, है ना। तो रचित आज शाम को मूवी देखने चले क्या एनिमल, है ना। तो मैंने इसको एक ऑफर किया कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मूवी देखने के लिए? रचित सेड यस मैम ऑफ कोर्स मैं चलूंगा, है ना। तो मैंने ऑफर किया, इसने एक्सेप्टेंस दिया एंड फाइनली ये एग्रीमेंट बन गया। बट ऑफ कोर्स ये एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी आएगी तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो प्लीज फोकस करना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हो सकता है कि सब जब हमने एग्रीमेंट किया हो तो उस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी ना आई हो, है ना। या कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अनइन्फोर्सिबल होते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अनइन्फोर्सिबल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, इस सेंटेंस को जो देखना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, all contracts are agreement but all agreements are not contract। आई कहानी समझ में? तो मैंने क्या लिखा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। ऑफकोर्स सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्टेप 1 होता है, ये स्टेप 2 होता है, ये स्टेप 3 होता है, ये स्टेप 4 होता है और ये स्टेप 5 होता है। कॉमन सेंस से अगर आप स्टेप 5 पे होगे तो स्टेप 1 2 3 4 चल के गए होगे ना, है ना। बट अगर आप स्टेप 3 पे हो तो क्या जरूरी आप स्टेप 5 पे पहुंचोगे? हो सकता है आप आगे मूव ही ना करो यार, है ना। तो इसीलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्या मैम सभी के सभी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होते? आ जाओ। समटाइम्स जब हम किसी पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं तो हम ना कुछ एग्रीमेंट्स फॉर्म करते हैं जो कि लीगल होते हैं। जैसे मैंने एक्स और वाई वाला एग्जाम्पल दिया था, ये एक लीगल एग्रीमेंट था। बट समटाइम्स हम कुछ एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं वो डोमेस्टिक इन नेचर होते हैं, समटाइम्स हम कुछ एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं वो सोशल नेचर के होते हैं, समटाइम्स हम कुछ एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं वो इलीगल नेचर के होते हैं, है ना। तो लीगल वाले तो इन्फोर्सेबल होंगे, जो लीगल एग्रीमेंट होंगे वो तो इन्फोर्सेबल होंगे, है ना। बट डिपेंड अपॉन कि सेक्शन 10 की सारे पॉइंट्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं। बट ये जो एग्रीमेंट है ना, डोमेस्टिक सोशल एंड इलीगल एग्रीमेंट, आपको पता है ये एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड वॉइड एब इनिशियो। तो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट, सोशल नेचर के एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वॉइड एब इनिशियो। अब ये वॉइड तुम्हारी जिंदगी में तुमने पहली बार सुना होगा, क्यों? इतने नन्हे बच्चे हो आज तक वॉइड नहीं सुना होगा। आओ तुम्हें वॉइड का मतलब बताऊं। वॉइड का मतलब होता है नॉट, कोई ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना, लग रहा है कोई टहल रहा है यहाँ पे। दीदी दीदी और भी कोई है क्या? तो पहले टहल रही हो तुम, है ना। कुछ नहीं। आओ देखो, ये बेसिक क्लास है, मैं आज की क्लास में कोई मैट वगैरह नहीं छूने वाली, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं बुक नहीं छूने वाली हूँ, है ना। तो ये क्लास बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसको ये क्लास समझ में आएगी उसको पूरा एक्ट समझ में आएगा। जो आज एब्सेंट है ना,
टिंगा नहीं उसे समझ में आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि आज की क्लास में ना हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ना। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लीगल क्या चीज़ें होती हैं, इलीगल चीज़ें क्या होती हैं, वॉइड की चीज़ें क्या होती हैं ना, ये सब सीखने वाले हैं। तो आपकी डिक्शनरी में पहली बार आपने ये वर्ड सुना वॉइड, तो वॉइड का मतलब क्या होता है? जब डिक्शनरी मीनिंग इसका देखेंगे तो वॉइड का मतलब होता है शून्य, है ना, नलिटी, नल। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉ में वॉइड का मतलब होता है नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, है ना। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो लॉ में लिखी हुई है कि ये वॉइड है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजेक्शन लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगी। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट, सोशल नेचर के एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट जो हमारे होते हैं, ये होते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो वॉइड का मतलब तो आपको पता चल गया कि वॉइड होता है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इनिशियो लिया गया इनिशियल से, इनिशियल मतलब वेरी बिगनिंग, बिगनिंग है ना, एंड आपका मतलब फ्रॉम। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये चीज़ें नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है। यानी कि अगर हम कभी किसी पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं और वो एग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो, तो इसका मतलब है ये एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। और जब भी ऐसा लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, हम कभी भी उन चीज़ों पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को लॉ एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी कि आप इन चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया जो कि वॉइड एब इनिशियो है, जब आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओगे ना सू करने के लिए, तो जज साहब ना उसको देखने की कोशिश करेंगे, अच्छा कहाँ है एग्रीमेंट, कहाँ है एग्रीमेंट। जज साहब को वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो लॉ की नज़रों में है ही नहीं कोई ट्रांजेक्शन। आई बात समझ में? अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैम एग्जाम्पल दो तो समझ में आए, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या सिखा रही हूँ? कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपको सिखाया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज, एन एग्रीमेंट विच इज, हाँ पानी पी ले, पानी पी ले, सीरियसली कुछ है क्या बापू भवन के पास? अच्छा आए थे, चलो ये, लेकिन ये गलत बात है कि वीवीआईपीज के लिए ना आम पब्लिक को बहुत सफ़र करना पड़ता है। मतलब इंडिया का मुझे ये रूल ना पर्सनली पसंद नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में, मतलब ये मेरी जो क्लास है ऑफकोर्स ये यूट्यूब पे जाएगी, पब्लिकली लोग इसे देखेंगे, बट फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा है कि आम जनता को प्रायोरिटी मिलती है, एंड आम जनता ने जिसको चुना है वो आराम से वो भी लाइन में लगते हैं, और जो वहाँ के जो वीवीआईपीज है वो भी लाइन में लगते हैं। बट हमारे वहाँ क्या है, वीवीआईपीज को बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है, आम जनता को रोक दिया था। बताओ ये नन्हे नन्हे से बच्चे बेचारे बापू बहन से पैया पैया आ रहे हैं, बापू भवन से पैया पैया आ रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो अभी समझो ध्यान से, मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट सिखा रही हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट विच इज, ए भाई बोलना मेरे साथ यार, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने कहा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एग्रीमेंट के बहुत तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं लीगल, कुछ होते हैं इलीगल, कुछ होते हैं डोमेस्टिक, कुछ होते हैं सोशल। तो लीगल में तो इन्फोर्सिबिलिटी हो सकती है, बट जो डोमेस्टिक, सोशल और इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ये तो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। अब ये क्या होते हैं सोशल डोमेस्टिक, एक बार सीखते हैं ना। डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये औरत है खुशी, है ना, खुशी को हार्ले डेविडसन एक बाइक आती है वो बड़ी पसंद है, तो हार्ले डेविडसन इसको बहुत पसंद है, तो जैसे ही इसके गली मोहल्ले से कहीं हार्ले निकलती है तो वो हार्ले के पीछे दौड़ती दौड़ती है। तो इसके पिताजी ने उसका हार्ले के प्रति प्रेम देखा, तो इसके पिताजी ने इसको एक ऑफर दिया, बेटा मैं तुम्हें हार्ले दिला सकता हूँ, लेकिन क्या तुम इंटरमीडिएट में 12th में 95% और एबव मार्क्स लेके आओगी? इसने कहा यस पापा। पापा ने ऑफर दिया और डॉटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। फादर ने ऑफर किया, डॉटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड इसके फिर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और इसके 95% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, यानी 99.99% मार्क्स आए इसके। अभी अब मार्कशीट लेके अपने पापा के पास गई और कहा पापा ये देखो मार्कशीट आ गई हमारी, और आप मुझे हार्ले दिलाओ। पापा ने एक लगाई चपेट और बोला कि सी फाउंडेशन में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया, चुपचाप जाके अपना फाउंडेशन करो और पहले फाउंडेशन पास करके दिखाओ। इसका दिल टूटा होगा कि नहीं टूटा होगा? टूटा। तो ये इसने क्या किया, अगले दिन ही मॉर्निंग में ये पापा के अगेंस्ट चली गई कोर्ट और कहा कि जज साहब मेरे पिताजी ने मेरे साथ गलत किया। क्या किया? पापा ने पहले प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हार्ले डेविडसन दिलाएंगे अगर मैं 95% और एबव मार्क्स लेके आऊँगी। मैं इतने मार्क्स तो लेके आई हूँ, लेकिन पापा मुझे कोई हार्ले नहीं दिला रहे, और अब मेरे साथ न्याय करो।
क्या जज साहब इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। यस, लॉ की नज़रों में ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं होएगा? रीजन बिहाइंड की फादर और डॉटर के बीच में इस एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। जब टू पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। वेरी सिंपल, जब भी हम किसी एग्रीमेंट को फॉर्म करें तो उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो लीगल रिलेशन को फॉर्म करने का होना चाहिए। हम कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हैं और अगर हम उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटेंशन है, वो अगर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की नहीं है तो एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, रचित आज कॉफ़ी पीने चले शाम को? चलते। रचित ने कहा ओके मैम। मैंने कहा ठीक है फिर तुम 7 बजे आ जाना, ठीक है ना यार, मैं स्टारबक्स में मिलेगी तेरे को। मैंने ऑफर किया, रचित ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यार मेरे को बहुत सारा काम था, काम करते करते 7, 8, 9, 10 बज गया, मुझे पता ही नहीं चला यार। रचित शाम को 7 बजे नया प्रॉपर ड्रेसअप वसअप होके परफ्यूम वफ्यूम मार के स्टारबक्स में बैठा है। मैम नहीं आई, मैम ने प्रॉमिस किया था कि मैम 7 बजे मेरे साथ कॉफ़ी पियेंगी। मैम नहीं आई। आज रचित वेला है, मैं तो वेली नहीं हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे काम है, तो मैं अपने काम निपटा रही थी और अल्टीमेटली मैं 7 बजे नहीं पहुँची। रचित के इमोशंस हर्ट हो गए और रचित ना मेरे अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ के पास गया कि मैम ने मेरे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्या जज साहब मुझे पनिश करेंगे? नहीं करेंगे। रीज़न बिहाइंड कि मेरे और इसके बीच में जो रिलेशन था वो लीगल रिलेशन को मेंटेन करने का नहीं था। सोसाइटी में आम इन जनरल हम लोगों को क्या कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं, है ना, उनको उनके साथ एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं, बट ऑफकोर्स हमारी जो इंटेंशन होती है वो लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की नहीं होती है। जब भी दो पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होगी तभी वो एग्रीमेंट कभी भी लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। आई कहानी समझ में? तो ये तो डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था, ये वाला सोशल नेचर का एग्रीमेंट है जो मैं सेकेंड। सोसाइटी में हम प्रॉमिस नहीं कर लेते। मेरी पड़ोसन मिसेस भल्ला ने मुझसे कहा कि राखी आज शाम का डिनर साथ में करेंगे। श्योर श्योर मिस्टर भल्ला, मिसेस भल्ला, श्योर श्योर आज शाम का डिनर साथ में करेंगे। अब मेरे को मेरा ऑफिस था, ऑफकोर्स मैं ऑफिस से लेट पहुंची। मिसेस भल्ला मेरा डिनर पे वेट कर रही थी और मिसेस भल्ला ने बहुत सारे पकवान बना रखे थे। मैं नहीं पहुंची। मिसेस भल्ला मुझे सू करना चाहती है कि इतना सारा खाना मैंने बनाया, सारा खाना वेस्ट हो गया, अब मैं राखी को सू करेगी। क्या वो मुझे सू कर सकती है? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि आम सोसाइटी में रहते हुए हम लोग ना ऐसे कैजुअल प्रॉमिस कर लिया करते हैं ना, जिनमें दो पार्टीज के बीच में हाँ करने की तो इंटेंशन होती है ना, बट लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती है। तो जब भी किसी भी एग्रीमेंट को हम फॉर्म करेंगे और एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होगी, वो एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। कोई डाउट इसमें? पूछो। अच्छा आगे आगे बात करते हैं इलीगल। इलीगल का मतलब एटीएम लूटेगा मेरे लिए, एटीएम लूटेगा मेरे लिए, ठीक है, ये मेरे लिए एटीएम लूटेगा। आप लोगों को पता है चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, इंडियन पिनल कोड में ये प्रोहिबिटेड है। अब मैं इसको ऑफर किया, इसने एक्सेप्टेंस भी दे दी। मैंने कहा कि ठीक है जितना भी चोरी का माल आएगा तेरे को भी 5 लाख देगी। इसने कहा ओके मैम, और इसने मेरे लिए एटीएम लूटा। ये बताओ ये क्या लीगल एग्रीमेंट बनेगा? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन नहीं है, बट इलीगल एक्टिविटी करने की इंटेंशन हो गई है ना, तो ये एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि सोशल नेचर के एग्रीमेंट, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, ये क्या होते हैं? वर्ड एब इनिशियो होते हैं। आई कहानी समझ में? ये वर्ड एब इनिशियो होते हैं। मैम हाँ बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। यार ये जो दो एग्रीमेंट होते हैं ये होते हैं वर्ड एब इनिशियो। ये दो एग्रीमेंट होते हैं वर्ड एब इनिशियो। मैम ये भी होता है वर्ड एब इनिशियो, तो अलग अलग क्यों लिख रहे हो? बुद्धू हो क्या? सुनो, हाँ अच्छा तुम्हें बताओ। हाँ हाँ, तुम बताओ यार। हाँ अच्छा, वाह वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो डोमेस्टिक और सोशल नेचर के जो एग्रीमेंट होते हैं ये भी वर्ड एब इनिशियो होते हैं, इलीगल भी वर्ड एब इनिशियो होते हैं। बट आपको बता दूं कि जब ये वाले एग्रीमेंट को हम फॉर्म करते हैं तो इन एग्रीमेंट में कभी भी हमें पनिशमेंट नहीं मिलती है ना, इन एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं होती है। बट जब भी हम इन एग्रीमेंट्स को करेंगे, यानी इलीगल एग्रीमेंट को हम जब भी फॉर्म करते हैं तो इलीगल एग्रीमेंट में ये इलीगल होते हैं, यानी लॉ में ये इन्फोर्सेबल भी नहीं होते, एज वेल एज यहाँ पे आपको हमेशा पनिशमेंट मिलती है। आई बात समझ लें?
तो ये खास बात है, आप देखो ध्यान से, सारे आर्गूमेंट एक जैसे नहीं है। लीगल तो इन्फोर्सिबल होंगे अगर सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें होंगे। डोमेस्टिक नेचर के आर्गूमेंट एंड सोशल नेचर के आर्गूमेंट जो होते हैं वो वॉइड अब इनिशियो तो होंगे, यानी लॉ में इन्फोर्सिबल तो नहीं होंगे, बट ऑफकोर्स इसमें पनिशमेंट नहीं है, ये बुरे नहीं होते हैं। हाँ, कैजुअल प्रॉमिस हमने कर लिया, नहीं परफॉर्म किया, तो ये लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं होंगे और इसमें पनिशमेंट भी नहीं होगी। बट अगर आपने इलीगल आर्गूमेंट किया तो ये वर्ड ऑफ इनिशियो होंगे, यानी इन्फोर्सिबल भी नहीं होंगे, एज वेल एज इसमें पनिशमेंट भी होगी। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रणव प्रणव पता नहीं तुम्हें देख के ना मुझे हर्षित अरोड़ा की याद आ जाती है, मतलब टिक टू कॉपी है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही वो बच्चा था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, उसकी हरकतें भी तुम्हारी जैसी थी। आ जाओ, और 21.5 साल में सीए भी बन गया वो। आ जाओ, तो आज आगे बात करते हैं इलीगल आर्गुमेंट। तो मान लो मैंने प्रणव को ऑफर दिया कि प्रणव तुम क्या मेरे लिए मिस्टर एक्स का मर्डर करोगे, 10 लाख तेरे को देगी ये मर्डर करने के, 5 लाख एडवांस लो, 5 लाख काम होने के बाद। ये अगले दिन आया वो उसका सर लेके बोला ये लो मैम आपका काम हो गया, लाओ 5 लाख। मैंने 1 घंटा घसीट के मारा, क्या ये मुझे सू कर सकता है? क्या मेरे को मेरे अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है? अगर गया भी तो क्या होएगा, पहले कौन धरा जाएगा? पहले यही जाएगा। आई बात समझ में? क्या वो 5 लाख रुपीज रिकवर कर पाएगा? ऑफकोर्स नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आर्गुमेंट पनिशेबल भी होते हैं, है ना, और इन्फोर्सेबल भी नहीं होते हैं। ऊपर वाले इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं बट पनिशेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना यार? आ जाओ, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड एग्रीमेंट क्या होते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में कितने पढ़े हम लोगों ने? कौन कौन से? लीगल, इलीगल, डोमेस्टिक एंड सोशल। तो डोमेस्टिक और सोशल जो होते हैं वो तो वर्ड ऑफ इनिशियो होते हैं लेकिन पनिशमेंट नहीं होती, और जो इलीगल होते हैं वो वर्ड ऑफ इनिशियो होते हैं, साथ ही साथ उसमें पनिशमेंट भी होती है। इतनी कहानी समझ में? तो अगर अगर आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने को आ जाए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या लिख लोगे? चलो लिखो SW। ठीक है, ये आपका SW, ये आपको लिख के लाना है। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग, इतना हमने कॉन्ट्रैक्ट तो सीख लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, है ना? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या? किसी को पता है? कभी पढ़ा है, कभी सुना है? कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके की? इतनी जोर का पड़ेगा ना तेरे को, इतनी जोर का पड़ेगा ना। वर्ड्स आर फोर्स, वर्ड्स आर एनर्जी, है ना? वर्ड्स आर फोर्स, वर्ड्स आर एनर्जी। इसका मतलब होता है कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप लगातार बोलते रहो कि मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा, डेफिनेटली सक्सेसफुल होऊंगा, एंड डेफिनेटली आप हो जाओगे। फिर क्योंकि आप जब ये बात करोगे तो आपको ना सक्सेसफुल होने की ना इंटेंस डिज़ायर आपके दिमाग में पैदा होगी। जब इंटेंस डिज़ायर होएगी तो आप काम करने के लिए मजबूर होगे। आप काम करोगे उस इंटेंस डिज़ायर के साथ, तो डेफिनेटली वो एक्ट फुलफिल हो जाएंगे। तो वर्ड्स आर फोर्स, वर्ड्स आर एनर्जी। तो आप अपने शब्दों को बहुत ध्यान से यूज़ करें, खासकर अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और अपने दोस्तों के लिए नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वर्ड्स ऑफ फोर्स वो चीज़ें हो जाती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। एंड लास्टली क्या था, जल्दी से बताओ। नन्हे बच्चे हो तुम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ। मैं दीदी हूँ? अच्छा तुम। अच्छा, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, हाँ,
मेरी राइटिंग कब सुंदर सुंदर बनेगी? इतना तो सुंदर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बट सुंदर क्यों नहीं लिखा जाता हूँ इससे? सर से क्लास ले लूँ, है ना? कट्टी कट्टी कट्टी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जल्दी से बताओ, फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने होते हैं? कौन कौन से? यहाँ पे कितने होंगे? ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव तो होंगे। तो बेसिकली ना हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तीन टाइप्स के होंगे ना। There are three types of contract on the basis of enforceability, on the basis of formation and on the basis of performance. तो हमारे पास तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को बात करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ enforceability। कुछ कहना चाहती हो क्या? एग्जीक्यूटिव में दो होंगे या क्या कहना चाहती हो? हाँ हाँ, वो बाद में लिखूंगी यार, आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ enforceability, तो enforceability के बेसिस पे बेसिकली हमारे पास दो तरीके, सॉरी, पांच तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली तीन होते हैं। हाँ, ये हर बार चेंज होते रहते हैं। अरोड़ा इसकी तरह लगता है? हाँ, शिखर अग्रवाल भी तुम्हारी तरह ही लगता था, वो भी एक दिन दुबला बदला सा ऐसे ही था, है ना? अच्छा, अब मेरे को देखोगे कि तुम किताब की, मतलब हद है यार। जल्द, अब अगली बार से पता है हम लोग क्या लेके आने, हम लोग क्या करने वाले हैं? जो क्लास के जो टॉपर्स होंगे, रैंकर्स होंगे ना, उनकी फोटो ना इसी वॉल पे लगाएंगे, है ना? मोटिवेशन जिससे तुम लोग को मिलता जाएगा। तो ये हटा देंगे और यहीं पे ना वॉल पे लगाएंगे, ठीक है? आ जाओ। तुम लोगों की लगेगी, इसका मतलब है तुम लोगों की लगेगी, समझता है? आ जा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी बेसिकली हमारे पास पांच तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ना। हालांकि मैंने पिछले बैच में जब पढ़ाया था तो मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया था ये, इस बैच में मैं पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले पढ़ा रही हूँ, है ना? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो चलो फिर देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो अब इसके लिए मैं आपकी मैट यूज़ कर लेती हूँ, हालांकि मुझे वैसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं यूज़ करूँगी। आ जाओ। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बात करता है, ये कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफिल करते हैं ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले तो इसका मतलब समझ लो आप लोग कि इसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। इसेंशियल एलिमेंट्स, यार एक बात बताओ, बिरयानी को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए जो इसेंशियल है, जो जरूरी, जिनके बगैर बिरयानी नहीं बनेगी? चावल चाहिए, बासमती चावल चाहिए, और चिकन चाहिए, चिकन या मटन भी चल जाएगा, हाँ हाँ। फिर मसाले चाहिए और देसी घी चाहिए। अगर इतना आइटम हमारे पास हो जाए तो हमारी बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी, है ना? अच्छा, कभी चाय बनाया है? रजी, चाय बनाया है? रजी, चाय बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? चाय की पत्ती, चीनी, दूध, यानी कि मिल्क, शुगर, टी, जिंजर, और हद है यार, सीरियसली यार, हद है। तुम हल्दी डाल के चाय पीते हो? बहुत गंदा टेस्ट है, यक। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ कभी चाय पीने नहीं गई। आ जाओ। तो ऑफकोर्स देखो, चाय बनाने के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों ने मेरे को बताया, जिसमें हमारे पास है दूध, चीनी, चाय की पत्ती और अदरक, है ना? ये इंग्रेडिएंट्स अगर मेरे को मिल जाए तो अच्छी चाय बन जाएगी यार, है ना? तो इसका मतलब है ये इसेंशियल एलिमेंट्स चाय बनाने के लिए, अगर इसमें से एक भी मिसिंग होएगा तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, भले चाय बन जाए बट अच्छी नहीं बनेगी, है ना? अच्छा, और बहुत इसेंशियल क्या है? चाय की पत्ती। अगर चाय की पत्ती नहीं होएगी तो चाय बनने ही वाली नहीं है। तो इसका मतलब ये, ठीक वैसे ही मैं सिखाने जा रही हूँ इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल का मतलब एक भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो वैलिड नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफिल कर दे ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, मतलब सेक्शन 10 में कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो डिफाइन किए गए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स उठा के एक कॉन्ट्रैक्ट में हम डाल देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। और अगर एक भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट मिस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आई बात समझ में? तो हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो सबसे जो पहला
जो स्टेप है वो है अग्रीमेंट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने से पहले वहाँ पे होना चाहिए एग्रीमेंट, है ना। तो एक पर्सन होना चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं एटलीस्ट 2 पार्टी होने चाहिए। 2 पार्टी में एक पर्सन होगा ऑफरर, एक पर्सन होगा ऑफरी। एक ऑफर देगा और दूसरा उस पर एक्सेप्टेंस देगा। आई बात समझ में। तो इसके पीछे कुछ हिडन है, कुछ बातें छुपी हुई हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब 2 पार्टी होने चाहिए, और दोनों पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ऑफरर हो गए, दोनों ऑफरी हो गए। तो उन्होंने कहा 2 पार्टी होनी चाहिए और उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी एक ऑफरर होना चाहिए और एक ऑफरी होना चाहिए। आई कहानी समझ में। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? एग्रीमेंट। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है तो एग्रीमेंट होना मस्ट है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आ गया, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, यानी एक ऑफर होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब जाके एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारे लिए कि जब भी हम कोई एग्रीमेंट को फॉर्म करें तो वो एग्रीमेंट के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल रिलेशन को बनाने का होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करें, क्रिएट अ लीगल रिलेशन। क्रिएट अ लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन का मतलब हुआ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि एग्रीमेंट बनाना। अब एग्रीमेंट तो कई तरीके के हो सकते हैं ना, डोमेस्टिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन सा एग्रीमेंट होना चाहिए? लीगल एग्रीमेंट। आई बात समझ में। तो यानी कि हमेशा 2 पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होगी, वही एग्रीमेंट फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे। जब भी किसी पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट तो बना, लेकिन अगर लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। आई कहानी समझ में। अगली बात करते हैं। दूसरा कहते हैं, अगला पहला पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट। दूसरा है एग्रीमेंट शुड क्रिएट अ लीगल रिलेशन। एंड थर्ड क्या है हमारे पास? कॉन्सर्स एड आइडम। इसका मतलब होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड। मीटिंग्स ऑफ माइंड का मतलब होता है, देखो समटाइम्स ना हम जब एग्रीमेंट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ और अपने दिमाग में सोच रहे हैं और सामने वाला पार्टी कुछ और सोच रहा है, और हमने एग्रीमेंट कर लिया, है ना। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ना, मान लो मेरे पास 2 फ़ोन है। मेरे पास 2 फ़ोन है। एक मेरे पास ये वाला आईफोन है और एक मेरे पास वीवो का एक फ़ोन है, पता नहीं कौन सा है ना। तो मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल मैडम को ऑफर किया। मैम क्या नाम है आपका? नेहा। मैंने नेहा को ऑफर किया और मैंने नेहा से कहा कि नेहा विल यू परचेज माई फ़ोन। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना वीवो वाला जो फ़ोन है वो नेहा को बेचूंगी। नेहा सोच रही है मैम के पास तो आईफोन है, मैम आईफोन बेच रही। मैंने कहा नेहा विल यू परचेज माई फ़ोन फॉर ₹10,000। अब मैं तो वीवो वाला फ़ोन सोच के कह रही हूँ कि 10,000 में वीवो को फ़ोन बेच देगी। नेहा सोच रही है अरे मैम 10,000 में आईफोन ऐसी हरकतें करती रहती हूँ यार मैं। नेहा सोच रही है यार मैम तो 10,000 में आईफोन बेचने वाली है। यस यस मैम आई विल परचेज योर फोन। ठीक है, मैं अपना वीवो वाला फोन मंगवाया। मैंने कहा लाओ 10,000। इसने 10,000 दिए, मैंने फोन दे दिया। ये क्या है? मैंने कहा बेटा फोन है। मैं तो आईफोन समझ रही, लेकिन बेटा मैं तो वीवो वाले फोन के लिए ऑफर कर रही थी। आईफोन कहाँ से मिल जाएगा तुम्हारे को इतने में? तो यहाँ कॉमन सेंस नहीं लगेगा। वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट आइटम, मीटिंग्स ऑफ माइंड। मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है। मीटिंग्स ऑफ माइंड का मतलब होता है मैं वीवो फोन बेच रही थी और ये एप्पल के फोन को सोच रही थी, तो यानी कि मैं भी सही एलिमेंट पे नहीं थी, ये भी सही एलिमेंट पे नहीं थी, मैं भी मिस्टेक पे थी, ये भी मिस्टेक पे थी, तो एग्रीमेंट वैलिड बनेगा ही नहीं। आई बात समझ में। जब भी 2 पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होएगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स एट आइडम, मीटिंग्स ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं होएगा तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो पहला एलिमेंट क्या था? एग्रीमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या था? क्रिएट लीगल रिलेशन। थर्ड एग्रीमेंट के थर्ड क्या है? कॉन्सेप्ट एट आइडम। अगली बात करते हैं हम लोग फ्री कंसेंट। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करें ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो हमारी कंसेंट है, इच्छा है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना। स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? आओ देखो जल्दी ध्यान से। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जब भी आप कोई एग्रीमेंट करोगे ना, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी चल और अचल संपत्ति किसी मिस्टर एक्स को डोनेट करना चाहता हूँ और मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव एंड ऑल नहीं है, ऐसा लिखते हैं एग्रीमेंट में, है ना। इसका मतलब क्या है? वो जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वहाँ पे आप हमेशा मेंशन करते हो कि जो आपकी कंसेंट होगी, इच्छा होगी, वो क्या होगी? फ्री होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्री कंसेंट क्या होता है। देखो, इफ कंसेंट कॉज्ड बाई, बताओ प्रणव, इफ कंसेंट कॉज्ड बाई
रुक जा यार, आओ देखो यार, इफ कंसेंट कॉज्ड बाय कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, तो फिर ये केस में हमारी जो कंसेंट है वो कभी फ्री नहीं होती है। कोर्जन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है, वाह, क्या इसका सनी भारी हो गया है? तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत सुंदर लग रहा है यार, है ना, क्या है तुम्हें ब्रेसलेट मुझे मुझे दोगे? मुझे ब्रेसलेट ऐसे मना कर दिया इसने, मुझे चाहिए ये ब्रेसलेट, नहीं मुझे आज ही चाहिए, मुझे यही ब्रेसलेट चाहिए। हाँ, कितने में? 50 रुपए में मैं लेगी है, इसने आसानी से दे दिया यार। कोई आओ यार, कोई किसी को कोर्जन सिखाते यार, किसी को कोर्जन दिखाते यार, आओ अबे यार, आओ स्क्रीन के सामने आओ, आओ बच्चों को कोर्जन दिखाते हैं, आओ 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 ऊपर आओ, आओ बच्चों को कोर्जन दिखाते हैं, आओ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर फोन है, क्या तुम ये फोन मुझे बेच दोगे? मुझे ये फोन चाहिए, बेचो, नहीं बेचोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये मुझे फोन नहीं बेचोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फोन नहीं बेचोगे, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। बोलो बेचूंगा, अरे बोलो नहीं बेचूंगा बोलो बेचूंगा, नहीं बेचोगे, तोड़ दूंगा, अरे यार बोलो यार, अब बोलना था, बेच दूंगा। चलो ठीक है, आज से ये फोन हमारा, आज से ये फोन हमारा, निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से तो पहले इसको बोला था कि नहीं बेचना था, फिर मैं इसको डराती, धमकाती, थ्रेटन करती, इसके साथ इसको एक मुक्का पे मार देती मैं, है ना। तो मैंने इसको क्या किया, इतना डराया, इतना धमकाया, और डराने और धमकाने के बाद फाइनली इसने मुझे क्या कर दिया, ये फ़ोन दे दिया। आई बात समझ में? इतना डराने और धमकाने के बाद, ये डराना और धमकाना पता क्या होता है, कोर्जन होता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें कोई चीज़ पसंद आ गई है, किसी का कोई गुड्स पसंद आ गया, तो हमने उससे कहा कि हमें ये चीज़ आप दे दो, उसने कहा नहीं नहीं ये चीज़ बिकाऊ नहीं है, हम देंगे नहीं, तो हमने निकाला तमंचा और लगा दिया उसके सर पे, मैंने कहा आप दोगे कि नहीं दोगे, तो वो कह रहा है अच्छा अच्छा ठीक है ले जाओ, है ना। तो अभय के साथ यही तो हुआ, अभय ने ये फ़ोन देने के लिए नहीं कहा था, जैसे ही मैंने उसको मुक्का दिखाया उसने तुरंत कहा यस मैम मैम, यस मैम मैम ले जाओ, आप ले जाओ, यानी मेरे मुक्के से वो डर गया, उसको लग रहा था कहीं अगर मैं एक खा गया ना तो मैं दुनिया से उठ जाऊंगा, डर के मारे उसने क्या किया, बोलो ना, थर थर कांप रहे थे ना तुम, कांप रहे थे ना थर थर तो थर थर कांप रहा था, और कांप कांप के इसने मुझे ये फोन दे दिया। आई बात समझ में? तो मैंने इसको कैसे एक्वायर किया है, थ्रेट करके ना, थ्रेट करके एक्वायर किया ना। तो जब मैं किसी को थ्रेट करके, डरा के, धमका के कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गुड्स एक्वायर करती हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्जन बोलते हैं। आज पूरा एक्टिंग का पूरा ऐसी की तैसी कर दिया यार तेरे, डरना चाहिए था यार, ऐसे करना चाहिए था यार, तुम अच्छा एक्टिंग नहीं करता यार, पूरा पूरा प्ले बेकार हो गया, पूरा गेम बेकार हो गया यार। कोर्जन समझ में आया? किसी को डराना, किसी को धमकाना, डरा के धमका के किसी से कोई चीज एक्वायर करे ना, कोर्जन। ये बताओ क्या ये फोन मैंने एक्वायर किया है वैलिडली? नहीं ना, इसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, ये तो मेरे चाटे से, मेरे मुक्के से डर गया ना, और डर के मारे इसने फोन दे दिया ना, तो इसका मतलब इसकी कंसेंट फ्री नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने इससे फ़ोन लेने का किया है, आम दुनिया की नज़रों में भले ही इसने दुनिया को दिख रहा हो कि इसने ये फ़ोन मुझे गिफ्ट कर दिया, बट कि जेनवनली इसने ये फ़ोन मुझे गिफ्ट किया था, मैंने इसको डराया है, धमकाया है, और डर के मारे इसने ये फ़ोन मेरे को हैंड ओवर कर दिया, गिफ्ट कर दिया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्जन बोलते हैं। आई बात समझ में? तुम अच्छा एक्टिंग नहीं करता है, लेकिन डरना चाहिए था, एकदम डर ही नहीं लग रहा इसको, इसको कॉलर भी पकड़ लिया, डर ही लगा इसको। अब तो हम लोग होते डर जाते हैं अपने टीचर से। कौन कह रहा है? लड़के समझ नहीं आते हो? अच्छा तुम तो अच्छा हाँ तुम तो तुम तो भुक्तभोगी हो यार, है ना, तुम्हारा तो हम सब जानते हैं आ जाओ। क्वेश्चन समझ में आया?
ऐसी एक चीज होती है, एक एलिमेंट होता है अंडर इन्फ्लुएंस। नेहा तुम्हारी स्नैपचैट आई बेटा, तुम अभी स्नैपचैट भेज रही हो बेटा, है? आ जाओ। तो अब इसकी बात करते हैं अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन, जब हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो और हम अपनी उस डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के किसी पर्सन से कोई चीज़ एक्वायर करते हैं, जिसको बोलते हैं अंडर इन्फ्लुएंस। अच्छा, हम लोगों के बारे में ना, इंडियंस में ना बहुत अंडर इन्फ्लुएंस बहुत होता है। क्यों? हमारे पेरेंट्स ना हमेशा कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो रचित को एक लड़की पसंद आ गई, रचना, और इसने अपनी माँ से जाके कहा माँ तेरे लिए बहू ढूंढ ली है, ठीक है? अब इसने माँ के लिए बहू ढूंढ ली। माँ ने कहा हे भगवान, यही दिन देखने के लिए तुझे मैं इस दुनिया में लेके आई थी। हे भगवान, शुक्ला जी की बेटी के साथ बचपन में ही तेरा रिश्ता मैंने तय कर दिया था, शादी होगी तो शुक्ला की बेटी के साथ होगी, वरना नहीं होगी तेरी शादी। माँ मैं रचना को ही तेरी बहू बनाना। दोबारा अगर तुमने उसका नाम लिया तो तुम समझ लेना। अब यार हमारे इंडियंस में हम इंडियन में होता नहीं ऐसा कि पेरेंट्स क्या करते हैं, वो माँ है तो ब्लैकमेलिंग बहुत होती है, यानी कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं ना। बहुत, तुम लोग भी कभी हुआ होगा तुम लोगों के साथ कि पेरेंट्स ने डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाया हो। डेली होता है। बचपन में तुम्हें ऐसा लगा हो कि आज स्कूल नहीं जाना है, तो आज पेट में दर्द हो रहा है, पापा ने आके दिखाई, ठीक है जा रहा हूँ, है ना? तो स्कूल जाने का मन नहीं करता, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते। तो ये क्या है, समटाइम्स ना पेरेंट अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाते और फायदा उठा के वो हमसे वो काम करने को कहते हैं जो हम काम करना नहीं चाहते। अच्छा, वैसे ही ना डोमिनेटिंग पोजीशन पे हम कई रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन भी, यहाँ पे भी डोमिनेटिंग, मैं टीचर बिंग अ टीचर मतलब थोड़ा बहुत तो डोमिनेटिंग रिलेशन में तो हुई मैं, है ना? और तुम लोग क्या हो, थोड़े से मतलब ना इस रिलेशन में हो कि तुम मेरी बात को ना चाहते हुए मानोगे। होमवर्क करने का मन करता है तुम्हारा? नहीं करता है, बट फिर भी तुम्हें होमवर्क करके आना होता है, क्योंकि अगले दिन मैम की स्केल पड़ जाएगी तुम्हारे ऊपर, तो तुम होमवर्क करके आते हो, है ना? तो इसका मतलब मैं ये क्या है कि मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पे हूँ। और अगर मान लो मैं अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के कोई तुमसे एक्ट करने की बात कहूँ, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एकलव्य और द्रोणाचार्य की स्टोरी याद है? वहां पे द्रोणाचार्य ने क्या किया था, मतलब एकलव्य एक बच्चा, एक लड़का था, द्रोणाचार्य ना अर्जुन के गुरु थे, और द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई थी, यानी धनुष बाण सिखाया था, और वो कहते हैं ना कि सबसे बड़े धनुर्धारी बन गए थे। बट एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जब गया तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हम तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते। तो एकलव्य ने क्या किया, उन्होंने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने लगे, और वो अर्जुन से बड़े धनुर्धारी बन गए। तो इस पे क्या हुआ, जब ये बात पता चली द्रोणाचार्य को, तो द्रोणाचार्य पहुंचे उनका टेस्ट लेने के लिए, तो उन्होंने देखा तो जेन्युइनली ऐसा था। तो द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य के जो प्रिय शिष्य थे वो अर्जुन थे, तो और द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी कोई भी ना हो। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, ऑफकोर्स वो गुरु थे, तो उसने कहा कि अब क्योंकि तुमने मेरी मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करी हुई है तो मैं तुम्हारा गुरु हुआ, और गुरु के नाते मुझे गुरु दक्षिणा का अधिकार है, तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो एकलव्य ने कहा गुरुवर क्या चाहिए आपको, आप आदेश करें। तो गुरुवर ने कहा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, और अगर अंगूठा दे देंगे तो इसका मतलब है आप फर्दर फिर से फ्यूचर में आप धनुष बाण नहीं चला पाओगे। तो एकलव्य ने, द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, अंगूठा ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, क्या द्रोणाचार्य जी ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, गुरु होने का फायदा उठाया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है? तो ऐसे ही डॉक्टर एंड पेशेंट में भी होता है अंडर इन्फ्लुएंस। जैसे डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो, अपना इलाज करवाने जाते हो, तो मान लो फॉर एग्जांपल आपको बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है आपके पेट में, और डॉक्टर से कहते हो इलाज कर दो। डॉक्टर कहते हैं अच्छा बहुत दर्द हो रहा है, हाँ डॉक्टर साहब बस अब जान चली जाएगी, आप इलाज करो हमारा। डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं इलाज कर दूंगा तुम्हारा, अभी तुम्हें 2 मिनट में इस दर्द से मुक्ति दिला दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें मेरे नाम पे एक प्रॉमिसरी नोट साइन करना होगा कि तुम मुझे 1 लाख रुपीज पे करने का प्रॉमिस करते हो। अगर तुम ये प्रॉमिसरी नोट पे साइन करोगे तब तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इर्द गिर्द कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो मजबूरी में पेशेंट ने क्या किया, उस प्रॉमिसरी नोट पे साइन किया। बट क्या वैलिड, ये जेन्युइन है? क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है कि पेशेंट को 1 लाख रुपीज डॉक्टर को पे करना पड़ेगा? नहीं। डॉक्टर ने उस समय, डॉक्टर क्या था, सुपीरियर पावर पे था, सुपीरियर पोजीशन पे था, और डॉक्टर ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया
और फ़ायदा उठा के आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस है। आई बात समझ में? तो कोर्जन मीन्स डराना, धमकाना और डरा के धमका के किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को, किसी बेनिफिट को एक्वायर करना। और अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो और कोई पर्सन आपके बिलो, और आप अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करके अपने आप को प्रॉफिटेबल और दूसरे पर्सन को अगर कोई नुकसान पहुंचाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर इन्फ्लुएंस। ये नुकसान नहीं पहुंचाना इंग्रेडिएंट नहीं है, बट आप अपने आप को अगर प्रॉफिटेबल करते हो तो ये सबकोर्स ये क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। ऐसे ही फ्रॉड होता है, जब हम किसी पर्सन को कोई गलत स्टेटमेंट फॉर्म करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड, है ना। गलत स्टेटमेंट फॉर्म करके, अगर सही बोलते तो शायद आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, गलत स्टेटमेंट फॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है और यहाँ पे भी कंसेंट फ्री नहीं होती। एंड ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन भी होता है, बट ऑफकोर्स मैं ये टॉपिक नंबर 4 में पढ़ाऊंगी, अभी तो कोई टॉपिक नंबर 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही, ठीक है ना यार। तो ये टॉपिक चैप्टर नंबर हमारा 4 होएगा, तो चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कोर्जन क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, और इस पर डिटेल चर्चा करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएंगे कि क्या होते हैं। फिलहाल अभी इतना। तो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को करें ना, तो दो पार्टीज के बीच में जो कंसेंट है, इच्छा है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर दो पार्टीज के बीच में जो इच्छा है वो स्वतंत्र नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा। आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, पहला एलिमेंट क्या था, वैलिड, हम सीख रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाउ टू फॉर्म वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए पहला इंग्रेडिएंट है एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड एग्रीमेंट शुड क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तीसरा कॉन्सल्स एंड आइडम होना चाहिए। चौथा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। इतनी कहानी समझ में आ रही? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, सीरियसली कोई डाउट नहीं है? या तो तुम पढ़ बहुत अच्छा रहे हो या तो मैं पढ़ा बहुत अच्छा रही हूँ। मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, थैंक यू। मुक्का मार दूंगी मैं तुम्हें, समझ रहे हो? आ जाओ। फ्री कंसेंट के बाद अगला आता है कॉम्पिटेंसीज, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम किसी पर्सन के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, और अगर पर्सन के बीच में कैपेसिटी नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आई बात समझ में? जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करें तो हमारे बीच में कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करेंगे। मतलब मैम कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब जैसे जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं तो जो पार्टी है उसकी जो एज है वो क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो जी, बताओ। जो पार्टी है वो क्या होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए। क्यों? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताओ। और साउंड माइंड होनी चाहिए, और जोर का मारना तेरे को। तोड़ दो सर इसे। देखो, जब भी हम किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैपेसिटी का मतलब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए 18+ होने चाहिए। देखो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग एज दे रखी है ना, जैसे मैरिज एक्ट में 21 साल दे रखी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 18 ईयर दे रखी है, पार्लियामेंट में चुनाव लड़ने के लिए 25 साल दे रखी है ना। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी अलग अलग एक्ट में अलग अलग उम्र दे रखी है, तो जिस एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो उस एक्ट का जो कॉम्पिटेंसी है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कहते हैं कि अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा के हो गए हो तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो, और अगर आप 18 के बिलो हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? तो पहला एलिमेंट है 18+ होना चाहिए। दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड क्या होता है मैम? साउंड माइंड का मतलब होता है जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को करें तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप रैशनल डिसीजन ले सके। मैम रैशनल डिसीजन क्या होता है? रैशनल डिसीजन क्या होता है, चलो बताती हूँ रैशनल डिसीजन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर अर्थक्वेक आ जाए तो यहाँ से भागोगे, या अगर ये बिल्डिंग हिलेगी तो आप भी ऐसे ऐसे करोगे, वाह कितना मजा आ रहा है वाह, ये ऐसे करोगे, या अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग से भागोगे बाहर? कितने लोग कह भागेंगे, हाथ उठाओ जरा देखिए, सब भागोगे? अच्छा, तो ये दो लोग कह रहे हैं हम नहीं भागेंगे, बाकी सब कह रहे हैं हम भागेंगे, है ना। तो इसका मतलब जो कह रहे हैं हम बाहर भागेंगे, ये रैशनल डिसीजन है भाई। कॉमन सेंस, अगर अर्थक्वेक आएगा तो आप बाहर भागोगे ना, तो इसका मतलब ये रैशनल डिसीजन है। जो बच्चे कह रहे हैं हम भी उसके साथ झूला झूलेंगे, अर्थक्वेक बिल्डिंग ऐसे ऐसे झूलेगी तो हम भी उससे झूलेंगे,
ये क्या है, इरेशनल रीजन है। यानी कि अब रैशनैलिटी की डेफिनेशन मैं आपको नहीं बता सकती यहाँ पे क्योंकि यार डिफाइन नहीं किया गया, पर रैशनैलिटी का मतलब होता है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें एक प्रूडेंट मैन कैसा रिएक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया अगर अर्थक्वेक आएगा तो एक प्रूडेंट मैन क्या करेगा, यहाँ से भागेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, एग्जाम का अगर पेपर मिलेगा तो एक प्रूडेंट मैन क्या करेगा, एग्जाम के पेपर को पढ़ेगा और पढ़ के उसके आंसर को लिखना स्टार्ट करेगा। और एक नासमझ व्यक्ति क्या करेगा, एग्जाम का क्वेश्चन है कितना सुंदर लग रहा है, अभी सो लेता हूँ, 15 मिनट बाद उठूंगा तब देखूंगा, थोड़ा रिलैक्स कर लो। ऐसी हरकतें नहीं करने का, आई बात समझ में। तो रैशनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी आप रैशनल जजमेंट को फॉर्म कर सको। तो दूसरा एलिमेंट ये, एंड थर्ड एलिमेंट है आप डिस्क्वालीफाइड पर्सन नहीं होने चाहिए। समटाइम्स कभी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो कुछ एक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए लॉ आपको प्रोहिबिट कर देता है कि आप फिर अब कुछ टाइम तक आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कंपनी बनाई और कंपनी बना के हमने उसमें कोई फ्रॉड कर दिया तो लॉ कहता है कि आपको जितनी भी जेल हुई है इम्प्रिजनमेंट के बाद 5 साल जब लैप्स करेंगे तभी आप कंपनी बना के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने कंपनी लॉ को लेके कोई भी फ्रॉड किया, अगर आपने कंपनी लॉ को लेके कोई भी फ्रॉड किया और आपको जेल हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गई, और इम्प्रिजनमेंट के बाद 5 साल लैप्स करेंगे तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर पाओगे, और अगर 5 साल लैप्स नहीं किए तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं कर पाओगे। यानी कि अगले 5 सालों के लिए आप क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जब भी किसी एक्ट के अंतर्गत अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो इसका मतलब है आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है आप मेजर होने चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम फॉर्म करेंगे तो उसका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। आपको बता दूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये हमारा टॉपिक नंबर 3 होगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समझते हो, कंसिडरेशन एक लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यू से लिया गया है। कंसिडरेशन एक लैटिन वर्ड क्विड प्रो क्यू से लिया गया होता है जिसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप मुझे मेरा फी पे करोगे, कंसिडरेशन पे करोगे ना। तो कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, आपने मेरे लिए कुछ किया तो मैं भी तो आपके लिए कुछ कर रही हूँ, कुछ आपने मेरे लिए किया, कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो आपने जो मुझे फी पे करी ये आपका कंसिडरेशन है मेरे लिए, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग सर्विसेज दे रही हूँ, ये मेरा कंसिडरेशन है आपके लिए। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। और कॉन्ट्रैक्ट में ना एक बड़ी खास बात होती है, आपको बता दूं, मतलब यहाँ तक ये लिखा जाता है कि नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अरे गलत क्यों हो जाता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ये जनरल रूल है, ये नियम है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर देखो मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर तुमने बात करी तो मैं तुम्हें वर्ड नहीं करूंगी, सीधे बाहर करूंगी, ठीक है ना। तो मजाक मस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी करोगे, जितनी देर मैं मजाक करूं उतनी देर तुम कर लो, फिर जब मैं सीरियस रहूं तो तुम भी सीरियस हो जाते ना। प्रतिफल, अच्छा इन्हीं से पढ़ लिया करो, आ जाओ आ जाओ। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो प्लीज ध्यान से, ये है क्या, मुझे एक बात बताओ, या मैं अच्छा बता देती हूँ तुम लोग को। आपको बताओ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम होता है ऑब्लिगेशन। और आपको पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन है वो कहाँ से आते हैं, कंसिडरेशन से। फॉर एग्जाम्पल आप देखो जरा, मैंने आपसे कहा कि बेटा क्या आप लोग मुझसे लॉ पढ़ोगे, आपने कहा यस, तो आपने कहा यस, मैंने कहा ठीक है मैम हम आपसे पढ़ेंगे, मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझसे पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बात खत्म यहाँ पे। अब मैं आपको तब तक पढ़ाने के लिए बाउंड नहीं हूँ जब तक आप मुझे मेरी फ़ी ना पे कर दो। मान लो आपने मुझे मेरी फ़ी पे कर दी, अब तो मैं आपको पढ़ाने के लिए बाउंड हो गई ना। लेकिन जब तक आपने मुझे फ़ी नहीं पे करी थी तब तक मैं आपके प्रति बाउंड नहीं थी, मैं आपको पढ़ाने के लिए बाउंड नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जब आप मुझे पे कर दोगे तो फिर मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी, आप मुझे पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, बट अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपकी लाइबिलिटी है कि आपको मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आप देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन कहाँ से आ रहे हैं, कंसिडरेशन से आ रहे हैं। अगर आपने मुझे फ़ी नहीं पे करी होती तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होते, बट आपकी फ़ी मैंने ले ली, रिसीव कर ली, अब मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है और मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा। आई बात समझ में। या मैंने आपको पढ़ा दिया, तब तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तब तक आपके कोई ऑब्लिगेशन नहीं थे, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपको मेरी फीस पे करनी। आई बात समझ में।
तो कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम ऑब्लिगेशन, और ये ऑब्लिगेशंस कहाँ से आते हैं, कंसिडरेशन से आते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए एक जनरल नियम है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। हम फॉर्म करें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए वैलिड कंसिडरेशन, यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए। अब ये लॉफुल कंसिडरेशन कैसे बनेगा? देखो, कंसिडरेशन के कुछ नियम है, वो मैं आपको टॉपिक नंबर 3 में पढ़ाऊंगी। तो वहाँ पे मैं सिखाऊंगी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स कंसिडरेशन में होंगे तो हमारा कंसिडरेशन वैलिड होएगा। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही सीखेंगे कि जो हमारा कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जहाँ पे किसी पर्सन को हमने नुकसान पहुँचाने की बात कही हो, कोई इलीगल एक्टिविटी करने की बात कही हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रणव से कहा ठीक है प्रणव, मैं तेरे को लॉ पढ़ा देगी, लेकिन इसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या? तुझे ना मेरे लिए पीएनबी का एटीएम लूटना पड़ेगा। ये तो गलत बात है। मैं इसे पढ़ाएगी तो ये बदले में मेरे लिए पीएनबी का एटीएम लूटेगा। तो मैं इसको पढ़ाएगी, ये तो वैलिड कंसिडरेशन है, ये मेरे लिए एटीएम लूटेगा, ये तो इनवैलिड है ना, ये लीगल है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। जबकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करें तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा, है ना। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आईपीसी में मना है, इंडियन पिनल कोड में प्रोहिबिटेड है, ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, है ना, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो हमारी मोरालिटी के अगेंस्ट है, या फॉरबिडन बाय लॉ है, या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के या किसी नियम को ओवर रूल कर रहा है, किसी कानून के किसी नियम को ओवर रूल कर रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लॉ में वैलिड नहीं माने जाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, पहला एलिमेंट क्या पढ़ाया था, एग्रीमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या पढ़ाया था, एग्रीमेंट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन। तीसरा एग्रीमेंट, तीसरा पॉइंट क्या था, कंसर्स एट आइडम, यानी कि मीटिंग्स ऑफ माइंड। थर्ड एग्रीमेंट क्या था, फ्री कंसेंट, यानी कि व्यक्ति की इच्छा स्वतंत्र होनी चाहिए। अगला क्या था पढ़ाया था, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी मीन्स आप 18+ होने चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए, और आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। अगला क्या था, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब है हमारा जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, 2 क्लासेस लगेंगी हमें इस बारे में बात करने में, और ये टॉपिक नंबर 3 में करेंगे, है ना। इसके बाद अगला क्या आता है हमारे पास, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो लॉ में ऑलरेडी डिक्लेयर है कि ये वॉइड है, ये गलत है। तो जब भी कोई चीज़ लॉ में डिक्लेयर है कि ये वॉइड है तो उस पर एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डकैती, मर्डर, चोरी, ये चीज़ें तो पहले से प्रोहिबिटेड है ना, मना है ना कि ये एग्रीमेंट नहीं करना, अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन भी वॉइड होंगे, साथ में पनिशमेंट भी लगेगी। तो ऐसे एग्रीमेंट आपको कभी नहीं करने। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करोगे जो कि इन सिचुएशन में आता है तो ये सबकोर्स वो कभी भी वैलिड एग्रीमेंट को फॉर्म नहीं करेगा। एंड ये आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ के जाइएगा अच्छे से ना। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करें तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टेन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आराध्या से मैंने कहा, आराध्या आराध्या विल यू परचेज माय फोन। आराध्या ने कहा यस। बताओ ये एक अच्छा वैलिड एग्रीमेंट है, मैंने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस किया, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नो, नहीं है ये वैलिड एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें मैंने ये तो कहा कि विल यू परचेज माय फोन, बट मैंने कितने में बेचना है ये तो मैंने कहा ही नहीं। बाद में मैं कहूँगी मैं इसे 50 में बेचूंगी, आराध्या करी मैं खरीदूंगी ही नहीं। आई बात समझ में? तो मैंने इतनी बात कही, विल यू परचेज माई फोन, प्राइस मिसिंग है ना। मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कैलकुलेटर बेचने की बात कही, मैंने कहा आराध्या विल यू परचेज माई कैलकुलेटर, और ये कैलकुलेटर को ऑफर करने से पहले ही ये कैलकुलेटर मेरे हाथ से गिर गया और टूट गया, सब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, क्या सर्टेनिटी है? नहीं है। तो जब भी हम किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करेंगे तो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। अब सर्टेनिटी जो है वो प्राइस से रिलेटेड हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकती है, क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है, क्वांटिटी से रिलेटेड हो सकती है। आई बात समझ में? किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो हो सकती है। तो जब भी हम किसी पर्सन के साथ कोई भी एग्रीमेंट करें तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने का मतलब है, जैसे प्राइस वाला एग्जांपल दिया मैंने, सब्जेक्ट मैटर का, यानी कि जिस चीज़ को मैं बेचने की बात करी वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि वो चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में,
और जो चीज़ इस दुनिया में नहीं है उस पर हम कभी एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते यार, है ना। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एग्रीमेंट नहीं होएगा। या फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कैलकुलेटर ही सप्लाई करती है, मैं कैलकुलेटर सप्लाई करती हूँ और आराध्या ने मुझे कहा कि मैम मुझे कुछ पैकेट्स कैलकुलेटर के सप्लाई कर दो। कुछ क्या होता है, कितने पैकेट, तुमने ये नहीं बताया ना, यानी कि क्वांटिटी पे सर्टेनिटी नहीं है। अगर क्वांटिटी पे सर्टेनिटी नहीं है तो मैं कैलकुलेटर सप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं है। आई बात समझ में। सब ये थी क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का मतलब फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे जाते हो, एक राशन वाले की दुकान पे जाते हो और राशन वाले से पूछते हो भैया भैया मुझे ना 5 किलो चावल दे दो। कौन से चावल दे दूँ, चावल तो इतनी वैरायटी के आते हैं ना, कौन सी वैरायटी के चावल। इसका मतलब है यहाँ पे क्वालिटी पे जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सर्टेन नहीं है ना। तो जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करें तो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, और सर्टेनिटी मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों पे हो सकती है, ठीक है। अगला आता है, जब भी हम किसी एग्रीमेंट को करें तो एग्रीमेंट क्या होने चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए कि उनको परफॉर्म किया जा सके। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस नहीं होती है वो एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। जब भी हम किसी एग्रीमेंट को करें तो पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम सब लोग मुझे 500 रुपीज़ जमा करो, अभी देखना मेरे पास एक ऐसा पत्थर है ना, मैं उस ऐसे पत्थर को ऐसे ऐसे करेगी और अचानक से सोनपरी आ जाएगी। क्या जेन्युइनली ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भी कोई भी मैजिक करके मैं सोनपरी को बुला सकती है क्या? ऑफकोर्स नहीं। आप मुझे 500 तो दे सकते हो बट मैं सोनपरी को नहीं बुला सकती। तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, और यह एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सिबल नहीं होगी। एंड अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ कही गई हैं तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी आपको करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होने चाहिए और ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। देखो हमारे वहाँ इंडियन लॉ में अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि जो हमारे एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकते हैं और हमारे एग्रीमेंट रिटन भी हो सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है उतने ही जितने हमारे रिटन एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। आई बात समझ में। बट समटाइम्स होता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहाँ पर लॉ की डिमांड आती है कि ये एग्रीमेंट आपके रिटन में ही होंगे, ये एग्रीमेंट आपके रजिस्टर होंगे। तो जब लॉ में डिमांड आती है कि ये एग्रीमेंट रिटन और रजिस्टर्ड होंगे तो ऑफकोर्स ये एग्रीमेंट रिटन और रजिस्टर्ड होने चाहिए। और अगर ये एग्रीमेंट रिटन और रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर ये एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो एक एक्ट पास है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे तो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो वो रिटन में होएगा और रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होएगा। तो फिर वहाँ पे अगर आपने रिटन और रजिस्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब मैम हम लोग क्या करें, आप प्यारे बच्चे मुझे फटाक से लिख के दिखाएंगे। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग डालेंगे, सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिख के दिखाएंगे बिना चीटिंग किए। चीटिंग नहीं करनी है आप लोगों को, और चीटिंग किया तो पाप लग जाए तुम लोगों को। किसी को कोई पेज मत, अभी मैं तुम्हें पेज दिलाऊं, चलो फटाफट फटाफट करके दिखाओ।